Hello everyone, my name is Ujjwal Dikshit and welcome to our channel KFA Legal. Today we are going to start भारतीय न्याय संहिता। आप सब जानते हैं इसने आईपीसी को रिप्लेस किया है और हम लोग इसको जुडिशरी के पर्पज से नहीं, क्लैट पीजी के पर्पज से पढ़ेंगे। दोनों में अंतर क्या होता है? ऐसा नहीं है कि जो मैं सेक्शन आपको पढ़ाऊंगा वो आधा अधूरा पढ़ाऊंगा। जो सेक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा वो जुडिशरी लायक ही होगा। हाँ, लेकिन मैं आपको हर सेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको कॉइन्स नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको हार्बरिंग वाले नहीं पढ़ाने वाला हूं, ये नहीं पढ़ाने वाला हूं। वी आर गोइंग टू कवर ओनली दोज सेक्शन, ओनली दोज टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट पीजी, बट दोज टॉपिक्स विल बी वेरी एग्जॉस्टिव। उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो ये कि मेरा कोई प्लान नहीं था। आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि करिए शुरू, लेकिन मेरा प्लान नहीं था, क्योंकि हो क्या जाता है कि जब आप बीएनएस ऐसा कोई बड़ा सेक्शन, बड़ा एक्ट लेते हैं तो जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर आपने पहला लेक्चर लिया है तो आप आखिरी लेक्चर भी लीजिए। और मेरे पास एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इतना टाइम था नहीं, लेकिन रिसेंटली भगवान की कृपा से, कृपा कहें या कुछ भी कहें, आई मेट विथ एन एक्सीडेंट। और उसके बाद 2-3 दिन तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। आई थॉट कि इट इज जस्ट अ माइनर एक्सीडेंट, बट रिसेंटली आई गॉट माई एक्सरेज डन एंड देयर आर मल्टीपल फ्रैक्चर्स। हेयर लाइन फ्रैक्चर है लेकिन फिर भी मल्टीपल फ्रैक्चर है, और डॉक्टर ने 10 दिन के लिए कह दिया है बेड रेस्ट। सो आई थॉट बेड मेरा सामने है, यहीं पे मैं बैठा हूँ, रेस्ट ही कर रहा हूँ, तो वाई शुडेंट आई टीच बीएनएस इन दैट। टाइम है ही, मौका है, दस्तूर है, लेट अस डू बीएनएस। गॉड हैज गिवन मी अ चांस। एक तो अच्छा ये कर दिया कि लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर में है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। राइट मेरा एकदम सही है, सर भी सही है तो दिमाग भी सही है। हम क्या करने वाले हैं, मेरा मानना है कि अगर 10 दिन मुझे मिल जाते हैं तो मैं 30 से 32 या 33 लेक्चर में बीएनएस खत्म कर दूंगा क्लैट पीजी के लिए। अगर 10 से पहले रिकवरी हो जाती है तो फिर दिक्कत आ जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं और हम लोग कवर करके ही जाएंगे। अगर हो भी जाती है तो भी 15 दिन लग जाएंगे मैक्सिमम, 15 या 16 दिन, इतना में मैं आपका बीएनएस कवर कर ही दूंगा। मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बीएनएस में, देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग जुरिसडिक्शन पढ़ने वाले हैं। किसी भी उसको पढ़ते हैं तो जुरिसडिक्शन ही पढ़ते हैं सबसे पहले। अब जुरिसडिक्शन के लिए क्या है कि कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पहले दूंगा और फिर मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद आप खुद उनको आंसर करेंगे। जैसे सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है, मान लीजिए कि ए है, एक इंडियन सिटीजन है, और उसने बी, एक यूएस सिटीजन को यूएस में मर्डर कर दिया, तो क्या बीएनएस उस पर लगेगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ए एक इंडियन सिटीजन है, ये इंडियन है, वो बी यूएस सिटीजन है, ठीक है, और ए पहले से ही सी से मैरिड है, ये ए मेल है, और इसने बी से वहां जाके शादी कर ली जो कि बाइगैमी कर ली, और बाइगैमी जो है वो यूएस में पनिशेबल नहीं है, तो ये कहां पनिश किया जाएगा? दूसरा क्वेश्चन। या होगा भी पनिश की नहीं किया जाएगा? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ए एक लड़की है जो यूके जाती है और यूके में जाने के बाद वो बी से मिलती है और बी से शादी करती है, लेकिन बी की पहले ही शादी हो रखी है सी से, ठीक है, तो बी ने एक तरीके से बाइगैमी की। यूके में बाइगैमी ऑफेंस नहीं है, हाइपोथेटिकली हम लोग मान लेते हैं ये। तो अब क्या होगा? क्या बी पनिशेबल होगा कि बी को पनिशमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इंडिया में मिलेगी? क्या होगा? ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर हाई सीज के आ जाएंगे, वो सब हम लोग देखेंगे। तो जुरिसडिक्शन वाले टॉपिक पे हम लोग यही कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर बीएनएस का बेयर एक्ट खोलने, अगर आपके पास बेयर एक्ट हो तो प्लीज उसको ओपन कर लीजिए, अगर नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। बिना बेयर एक्ट के प्लीज ये वीडियो मत देखिएगा, यहीं बंद कर दीजिएगा ये वीडियो। बेयर एक्ट जरूर खोल लीजिएगा। चलिए, भारतीय न्याय संहिता का बेयर एक्ट हम लोग के पास है 25 दिसंबर, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा डेट, और 1 जुलाई 2024 ये याद कर लीजिएगा। क्लैट पीजी में नहीं आने वाली है क्योंकि ये पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो देख ही सकते हैं। सेक्शन 1 में दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सेकंड को भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस गिव इट अ रीड। Every person shall be liable to punishment under this Sanhita, and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof, of which he shall be guilty within India. आपको मैं बताऊं कि दो तरीके के जुरिसडिक्शन होते हैं। एक होता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, विद इन टेरिटरी होता है,
जैसे बीएनएस जो है वो इंडिया में कोई कहीं पे कुछ भी करे उस पर लगेगा अगर कोई भी ऑफेंस हो रहा है। एक होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, मतलब कि जो भी लोग लाइबल इन इंडिया हैं वो कहीं पे जाके कोई भी ऑफेंस करें उन पे बीएनएस लगेगा। तो जो सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 है ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात कर रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने इंडिया में रह के कोई भी ऑफेंस किया तो बीएनएस में जैसे उस पर सजा मिलेगी वैसे ही मिलेगी, जैसे दे रखी है वैसे ही मिलेगी। अब उसमें किसी भी व्यक्ति पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग जो बाइफरगेट करने वाले वर्ड वो है एवरी पर्सन। व्हाट डज दिस एवरी पर्सन मीन? हम लोग को पता है कि पर्सन आईपीसी में डिफाइन है। पर्सन जो होता है वो, अगर हम लोग पर्सन की बात करें तो मान लीजिए दो तरीके के हो सकते हैं पर्सन। एक नेचुरल पर्सन होता है, एक होता है ज्यूरिस्टिक, जो कि कॉर्पोरेशन और ये बॉडीज होती हैं, इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो। ये डिफाइन है सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन, आई थिंक 1 मिनट मुझे देख ही लेने दीजिए, बेरक्त में सबसेक्शन 26 2 का 26 में ये डिफाइन है। नेचुरल पर्सन में भी एक फॉरेनर होगा, एक इंडियन का सिटीजन होगा। तो आईपीसी अगर इंडिया में कोई काम ये इनमें से कोई भी कर रहा है तो आईपीसी इन पर लगेगी। ये कहां से आ रहा है? एवरी पर्सन शेल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ। तो अगर आपके पास क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या फॉरेनर पे बीएनएस लगता है। मैं आईपीसी कभी कभी बोल दे रहा हूं, गलती हो जा रही, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। बीएनएस क्या लग सकता है किसी फॉरेनर पे? हाँ लग सकता है। बीएनएस किसी ज्यूरिस्टिक बॉडी पे लग सकता है? हाँ लग सकता है। बीएनएस किसी व्यक्ति पे लग सकता है? हाँ लग सकता है। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं जो है, और ये होता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। अब दूसरी की बात हम लोग करते हैं जो होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। अब उसके लिए हम लोग सेक्शन 2 का ये पढ़ते हैं, 1 का 4 पढ़ते हैं। एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provision of this संहिता for any act committed beyond India। बाहर कोई एक्ट कर रहा है वो, देखो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, in the same manner as if such act had been committed within India। सिंपल सी चीज है, कोई भी पर्सन अगर लायबल है इंडिया में तो वो बाहर भी अगर एक्ट कर रहा है कोई जो कि बीएनएस में ऑफेंस है तो वो वैसे ही ट्राई किया जाएगा जैसे कि उसने इंडिया में कर रखा हो। तो सबसे पहला है कि वो पर्सन लायबल इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसने एक्ट बियॉन्ड इंडिया किया हो, कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। इन द सेम, और वो कैसे पनिशमेंट होगा? जैसे उसने कमिटेड विथ इन इंडिया। विथ इन इंडिया का मतलब क्या है कि टेरिटरी के अंदर उसने जैसे किया हो। अच्छा, बता देते हैं कि टेरिटरी की बात आ जाती है। देखिए जैसे हम लोग ने पहले भी देखा और अब भी देख रहे हैं हम लोग कि हम लोग ने जब ये पढ़ा था कि ही शैल बी गिल्टी विथ इन इंडिया, तो विथ इन इंडिया का मतलब क्या है? टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये थोड़ा इसकी मैं वो कम कर देता हूँ, कंसंट्रेशन, नहीं एक मिनट, थिकनेस कम कर देता हूँ। हाँ, तो हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की अगर बात करें, कहीं पे भी हम ले लेते हैं, चलो जहाँ पे थोड़ी जगह हो, टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी जो होती है वो क्या क्या इंक्लूड करती है? एक तो लैंड मास, जैसे हम लोग का ये जो बना हुआ है, मान लीजिए देश हम लोगों का, और ऐसे ये जो लैंड मास है ये भी टेरिटरी है। दूसरा, जो इसके अराउंड 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या है? मैरीटाइम जोन, ये भी हमारा है। अब उसके ऊपर का जो स्पेस है, ये हमारे लैंड के ऊपर का स्पेस है, उसमें भी कोई होता है क्राइम तो भी आईपीसी लगेगी। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इन सबको मिला के होता है, ठीक है। तो जब भी कोई कहे कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा। आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी चिंता मत करिएगा। थिकनेस अब थोड़ी बढ़ा लो। तो कहां तक हो गया हम लोगों का? हम लोग का 4 भी हो गया। अब हम लोग आते हैं 5 पर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 5 पर। द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन प्लेस विथ एंड बियॉन्ड इंडिया। वही बात है कि इस किस पे लगेगा? कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया हो, उसने बाहर भी किया हो तब भी। एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई शिप या कोई प्लेन जो है, एरोप्लेन जो है, वो इंडिया में रजिस्टर है, लेकिन वो है हाई सीज में और वहां पे कोई ऑफेंस हो जाता है, तो ये मान के चला जाता है कि जो शिप या प्लेन इंडिया में रजिस्टर है, वो इंडिया की एक्सटेंडेड टेरिटरी है। तो अगर आपने वहां पे कोई ऑफेंस किया तो वो माना जाएगा इंडिया में आपने ऑफेंस किया। अच्छा, फिर बात आ जाएगी कि किसका जुरिसडिक्शन होगा।
मान लीजिए वो हाई सीज में उन्होंने किया, तो दिल्ली का कोर्ट ट्राई करेगा या बेंगलोर का कोर्ट ट्राई करेगा या मुंबई का करेगा? तो जहां पर भी वो शिप आएगी और लैंड करेगी, जहां वो पकड़े जाएंगे, वही कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होगा। तो बीएनएस कहां पे भी लगती है? एनी पर्सन और एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट में भी, इस पे भी अगर ऑफेंस होता है तो बीएनएस वहां पे लगेगी। ठीक है। अब तीसरा जाता है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। फॉर एग्जांपल हम लोग एक चीज लेते हैं, दुबई में बैठे कुछ आतंकवादी या फिर मान लीजिए पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकवादी प्लान कर रहे हैं कि इंडिया के जितने भी कंप्यूटर हैं सबको हैक कर लिया जाए। अब प्लान उनका वहां से है, ऑपरेट वो वहां से कर रहे हैं। अब ऑपरेट जब वो वहां से कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट इंडिया में आ रहा है, तो वो तो ये कह सकते हैं ना कि भाई ना मैं इंडियन सिटीजन हूं, ना मैंने इंडिया में क्राइम किया, तो क्या है, मुझे क्यों आप बीएनएस लगा रहे हैं मुझ पे? तो इसलिए सी आया। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब वो पाकिस्तान में बैठा है, वो कमिट कर रहा है एक ऑफेंस जो टारगेट कर रहा है अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, तो उन पे भी बीएनएस लगेगा। फिर इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, उसने बाहर किया है। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड फॉर ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड, जहां भी मिलेगा वो कर लिया जाएगा। लेकिन एक बात बताइए आप, मान लीजिए यूएस में मैं जाके मर्डर कर देता हूं किसी का, ठीक है, यूएस में क्या मुझे ट्राई नहीं किया जाएगा? यूएस की पुलिस मुझे पकड़ेगी कि तुमने मेरे सिटीजन को मार दिया, वो मुझे ट्राई करेगी, मुझे सजा दे देगी और उसके बाद मुझे छोड़ देगी। मैं जब सजा याफ्ता हो जाऊंगा, सजा पूरी काट लूंगा, फिर मैं इंडिया में आ गया, तो इंडियन कोर्ट ने तो मुझे दी नहीं है सजा, तो क्या इंडियन कोर्ट भी मुझे सजा दे सकती है? नहीं। फिर वहां पे डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल आ जाएगा कि एक ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिल चुकी है उसे, अब नहीं आप, हाँ आपके पास था, तो बात क्या आ रही? देखिए ये क्यों है, मैं बताता हूं। आपने मर्डर किया, ये नहीं, ये यूज करता हूं, आपने मर्डर किया, वो यूएस में भी क्राइम था, वो इंडिया में भी ऑफेंस है। यूएस में आपको पनिशमेंट मिल गई, इंडिया फिर आप आएंगे तो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप यही कहेंगे कि फिर तो क्यों ही इंडिया वाले कह रहे हैं कि मैं आपको ट्राई कर सकता हूं, इसलिए हम आते हैं। मान लो बाइगैमी थी, आपने की यूएस में, ठीक है, अब यूएस में तो वो ऑफेंस है नहीं, इंडिया में वो ऑफेंस है, तो जब आप इंडिया आएंगे तब पनिशमेंट होगी, यहां नहीं लगेगा आपके ऊपर डबल जियोपार्डी, क्योंकि यूएस में तो वो ऑफेंस ही नहीं है। लेकिन आप अब सोचिए, आपने किया ऑफेंस यूएस में, वहां वो ऑफेंस है भी नहीं, लेकिन सजा आपको मिलेगी इंडिया में। इसी को कहा जाता है कि एवरी पर्सन, जब आईपीसी थी तो कहा जाता था कि एवरी पर्सन हु इज लायबल इन इंडिया कैरी द बैगेज ऑफ आईपीसी ऑन इट्स शोल्डर वेयर एवर ही गो। It doesn't matter where he is. Even if he is in Uganda and he is doing murder of any person who is not even a citizen of India, but he is the citizen of India, the person who is doing the murder, then also he will be liable here. तो इसलिए आप हमेशा हर जगह बैगेज अपना कैरी करते हैं आईपीसी का। कहीं भी मर्डर किया, अगर वहां मान लीजिए कि कोई ऐसी कंट्री है, तालिबान है, वहां पर किसी का मर्डर करना मान लो ऑफेंस नहीं है, मान लिया मैंने फॉर इंस्टेंस, तो आपको इंडिया में पनिश करेंगे हम आके, अगर आप इंडिया में लायबल है लॉ में तो इसलिए जुरिसडिक्शन कुछ ऐसे काम करता है। अब हम लोग आ जाते हैं 1(6) पे। नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर फर्निशिंग म्यूटनी। अरे सिंपल सी बात है, देखो कि कहां गया, हाँ, आर्मी के अपने लॉज होते हैं, आर्मी में अगर आपने कोई ऑफेंस किया, उनके कोई लॉ हैं, तो बीएनएस नहीं लगेगा, वो प्रिवेल करेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद सेलर सोल्जर इन सब पे लगते हैं वो। उसके बाद क्या जाता है, और प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, मतलब हम लोग अगर नोट्स पे जाएं तो नोट्स में हम देखेंगे कि मैंने एक मैगजीन भी लिखी है, जनरेलिया स्पेशलबस नॉन डेरोगेंट, जो भी आप पढ़िए, इसका मतलब ये होता है सिंपल कि स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ। मतलब आईपीसी में भी रेप पनिशमेंट है, रेप की पनिशमेंट है, लेकिन अगर आप बच्ची से किसी से रेप करते हैं या सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं तो वो पॉक्सो में जाएगा, पॉक्सो वहां प्रिवेल करेगा। अब क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग आता है, मान लीजिए कि आईपीसी में किसी एक ऑफेंस की पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट है और किसी स्पेशल लॉ में उसी ऑफेंस की पनिशमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल है, तो कौन सा प्रिवेल करेगा?
क्योंकि ये तो कहता है कि जनरल लॉ के ऊपर स्पेशल लॉ प्रिवेल कर जाएगा, और अगर ऐसा हो रहा है कि स्पेशल लॉ प्रिवेल कर जा रहा है तो जो ज्यादा सजा थी वो हम नहीं दे पा रहे हैं, जो कम सजा है वो हम दे रहे हैं, फिर क्या होगा? यहां पर स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करेगा, भले ही कम सजा है लेकिन स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करेगा। हां, पॉक्सो वो क्या कहता है, पॉक्सो में कभी की और भी स्पेशल लॉज हैं, उनमें भी ये चीजें आ जाती हैं। पॉक्सो एक्सप्रेसली एक सेक्शन डाल देता है और कहता है कि ठीक है, ये जनरल रूल है कि स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है जनरल लॉ पर, लेकिन अगर किसी भी जनरल लॉ में पनिशमेंट ज्यादा हो पॉक्सो से, तो वहां पर पनिशमेंट के रिस्पेक्ट में वो लॉ प्रिवेल करेगा। तो मतलब ये रूल का एक एक्सेप्शन है। सबसे पहले क्या कि जनरल लॉ में जो भी ऑफेंस होता है उसी हिसाब से पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन अगर एक स्पेशल लॉ बना दिया जाता है किसी एक्ट को लेके तो जो वो प्रिवेल करता है जनरल लॉ पर। लेकिन अगर स्पेशल लॉ में ये प्रोविजन डाल दिया जाता है कि पनिशमेंट जो भी ज्यादा होगी उस लॉ में मिलेगी, तो जनरल लॉ में भी जो पनिशमेंट होगी वो मिल सकती है। ठीक है, तो ये है। अब इसमें क्या है, अगर कोई स्पेशल या जनरल लॉ है जो बीएनएस कह रहा है तो फिर हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। सही है, कहां गया? हाँ, ये सिंपल, ये हो गई जुरिस्डिक्शन की बात। अब हम लोगों ने जो क्वेश्चंस लिए थे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको केस देना चाहता हूं कि एवरी पर्सन जो है, एवरी पर्सन, इसको लेके केस है। उस केस का नाम है, मैंने लिखा था मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये आप लिख लीजिएगा, ये लैंडमार्क केस है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। इसमें कहा गया था कि जुरिस्डिक्शन डिपेंड्स ऑन द लोकेलिटी एंड नॉट ऑन द नेशनैलिटी ऑफ द पर्सन हु हैज कमिटेड दैट ऑफेंस। इसका मतलब कि ये नहीं डिपेंड करता है कि आप फॉरेनर हैं कि आप इंडियन हैं। अगर आपने इंडिया में ऑफेंस किया है तो लोकेलिटी मतलब इंडिया में आपने क्योंकि किया है इसलिए जुरिस्डिक्शन इंडिया का होगा और बीएनएस आप पे लगेगा। ठीक है, तो फॉरेनर पर भी बीएनएस लगेगा अगर वो इंडिया में ऑफेंस करता है, तो एवरी पर्सन इंक्लूड्स फॉरेनर। ये केस हो गया है। दूसरा, हम लोग एवरी पर्सन के रिस्पेक्ट में एक बात करते हैं जब हम लोग कहते हैं कि एवरी पर्सन में कंपनीज भी आती हैं और कॉरपोरेशंस भी आती हैं। ठीक है, इसके लिए एक केस आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी। इसमें क्या कहा गया था, इन्होंने कहा था कि कॉरपोरेशन को आप गिल्टी हेल्ड कर सकते हैं, किसमें? बीएनएस में। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉरपोरेशन एक एंटिटी है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है जिसको पकड़ के आप जेल में डाल देंगे। तो इवन इफ यू विल हेल्ड गिल्टी, देन ऑल्सो यू कैन नॉट पनिश दैट कॉरपोरेशन एज फार एज इम्प्रिजनमेंट इज कंसर्न। तो आप सिर्फ फाइन लगा सकते हैं कॉरपोरेशन पे, आप उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते हैं। तो ये केस जो था वो था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस ईडी। ये दो केस इस पे इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं वहीं पे जो हम लोगों ने क्वेश्चंस अपने आप को दिए थे कि ये जो है कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये नहीं है, ये है। पहले में क्या था, ए इंडियन सिटीजन था, उसने यूएस में मर्डर कर दिया बी का जो कि यूएस का सिटीजन है। हम लोग ने पढ़ा है कि आप जहां भी जाएंगे बैगेज कैरी करके ले जाएंगे। तो इंडियन ये जो है ये यूएस में भी पनिशेबल है और इंडिया में भी पनिशेबल है। दोनों जगह ट्राई किया जा सकता है। यूएस अगर ट्राई कर देगा तो इंडिया फिर इसको छोड़ देगा क्योंकि डबल जियोपार्डी लग जाएगा। तो ये हो गया। अब दोनों जगह क्योंकि था, लेकिन अगर दोनों में से बाइगेमी की जहां तक बात आ जाती है, मान लीजिए यूएस में नहीं है, तो अगर यूएस में वो नहीं है तो वो फिर इंडिया में पनिशेबल होगा। तो जब इंडिया लौट के आओगे तब तुम्हारी ट्राई किया जाएगा तुम्हें। उसके बाद तीसरा आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा थोड़ा, इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। यहां क्या हो रहा था, यहां पे ऊपर वाले दोनों जगह पे जो मर्डर कर रहा था वो इंडियन सिटीजन था। यहां पर क्या हो रहा है कि जिसके खिलाफ ऑफेंस हो रहा है वो इंडियन सिटीजन है, मतलब विक्टिम इंडियन है और करने वाला यूके का है। अब विक्टिम इंडियन है, करने वाला यूके का है, ऑफेंस जिसने किया है वो यूके का है, और उसी के साथ साथ जहां किया है वो यूके है। बाइगेमी का एग्जांपल लेते हैं। ए के खिलाफ बाइगेमी हुई, की बी ने और की यूके में, लेकिन यूके में तो वो पनिशेबल है ही नहीं, बाइगेमी पनिशेबल है ही नहीं। तो फिर आप कैसे ला सकते हैं उसको? भाई फॉरेनर को आप तभी तो ला सकते हैं जब वो यहां 3 में फॉल कर रहा था। एवरी पर्सन यहां इंक्लूड है ना।
और यहां के लिए क्या होना था कि वो इंडिया की टेरिटरी में रह के ऑफेंस करता, तब आप उसको कर सकते थे फॉरेनर को। अब एक फॉरेनर अपने यहां पर एक ऑफेंस कर रहा है जो कि उसके यहां ऑफेंस है भी नहीं। इसको आप जनरल नॉलेज, जनरल कॉमन सेंस की तरह सोचिए कि आप यूके में, आपको पता ही नहीं है कि बाइगेमी ऑफेंस होता है। हाइपोथेटिकली मैं ले रहा हूं, आपको क्या पता कि तुम्हारे देश में है कि नहीं है। अब हम, हमारा देश है, युगांडा से कोई आ जाए, हमको क्या पता भाई तुम्हारे यहां पे है कि नहीं है। हमारे यहां तो अलाउ है बाइगेमी, मान लिया फॉर इंस्टेंस, तो अब हम ये थोड़ी नहीं चेक करने जाएंगे कि युगांडा में है कि नहीं है बाइगेमी अलाउ। तुम आई हो युगांडा से, इफ इट इज अ मैन और वुमेन है तो तुम आए हो युगांडा से, तुम्हारे साथ मैंने शादी कर ली, मुझे नहीं मतलब तुम्हारे यहां था कि नहीं था ऑफेंस। इसीलिए अगर यूके का सिटीजन इंडिया के सिटीजन के खिलाफ एक ऐसा ऑफेंस करता है और यूके में करता है जो कि यूके में ऑफेंस नहीं है, तो इंडिया का कोई भी जुरिस्डिक्शन उस पर नहीं होगा। इंडिया का ऑफेंडर अगर होगा, जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है वो अगर है और वो बाहर जाके ऑफेंस करता है, तो बीएनएस उस पर लगता है। इंडिया का अगर विक्टिम है बाहर कहीं कोई, तो उस पर बीएनएस नहीं लगता है। देखो, पीनल लॉ क्यों आया था? ऑफेंडर को पनिश करने के लिए, विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए नहीं आया था। ये तो बाद की बातें हैं। सिंपल चीज थी कि आप अगर आपने अगर कोई ऑफेंस किया तो स्टेट मानेगी कि आप जो है शांति व्यवस्था भंग करने की उसमें है, तो हम आपको पकड़ के ट्राई करेंगे और सजा देंगे। तो ये यहां का था, ऑफेंडर को पनिश करने के लिए था। विक्टिम को पनिश कर, विक्टिम के लिए कोई नहीं आया, बाद में आया विक्टिम की कंपनसेशन स्कीम और ये सब चीजें बाद में विक्टिमोलॉजी ऐड की गई, लेकिन मेन पर्पस होता है कि ऑफेंडर को पनिश करें। अब ऑफेंडर ही हमारे यहां का नहीं है तो हम क्यों उसको पनिश करेंगे जब वो बाहर कहीं कर रहा है। तो इसीलिए इस केस में भले ही बाइगेमी इनके खिलाफ हुई है, लेकिन क्योंकि बी जो है वो यूके का सिटीजन है और यूके में बाइगेमी एक नहीं है ऑफेंस हाइपोथेटिकली, तो हम उसको पनिश नहीं कर सकते हैं, बीएनएस उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोगों का ये भी हो गया। अब मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बचा तो है नहीं जुरिस्डिक्शन के केस में, क्लैट पीजी के हिसाब से हमने कवर कर लिया। आप नोट्स बना लीजिएगा, ये जो नोट्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, एक और लेक्चर करके ये इकट्ठे मैं नोट्स आपको दे दूंगा। और अगली बार से, अभी तो छोटा लेक्चर होगा, कुछ 20-22 मिनट का, 25 मिनट का होगा, लेकिन अगली बार से हम लोग अच्छे से लेक्चर करेंगे और 30-35 लेक्चरों में खत्म करने की कोशिश करेंगे, बीएनएस क्लैट पीजी के हिसाब से खत्म हो जाए। अच्छा, अब बात क्या आ गई कि मान लीजिए मैंने कहा था कि मैं सिर्फ क्लैट पीजी के पर्पज से पढ़ा रहा हूं, तो ये सेक्शन में मैंने पढ़ाया आपको। अब क्या हो सकता है, अब अगर जुडिशरी का भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना, वो भी आप कर ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं कॉर्नर कट करूंगा एज फार एज आई एम टीचिंग अ सेक्शन। हाँ, लेकिन मैं सब सेक्शन नहीं कवर करने वाला हूं, क्योंकि कॉइन नहीं आएगा क्लैट पीजी में। और अगर हम सब कवर करने पहुंच गए ना, तो कम से कम 70 से 80 लेक्चर लगेंगे। इसलिए हम जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट कवर करेंगे, लेकिन उनको अच्छे से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हो सकता है आज ही रिकॉर्ड करूं, हो सकता है कल रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। 10 दिन में मैं आपका बीएनएस कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर रिकवरी नहीं हो पाती है, हो जाती है, तो 15 से 20 दिन लग सकते हैं, क्योंकि फिर मुझे कोर्ट जाना पड़ जाएगा। ओके, थैंक यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।